कल बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ा कि ये ग्लैंड ऐसी है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके भी रखती है। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, मैंने कल बताया था, T4 हार्मोन और T3 हार्मोन। ये दोनों कलेक्टिवली थायरोक्सिन हार्मोन कहलाते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करते हैं ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। हर सेल को केमिकल प्रोसेस फास्ट करते हैं। आयोडीन की जरूरत होती है ये हार्मोन बनाने के लिए, आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, 2 हार्मोन तो हो गए, T4 और T3। कुछ बीमारी बताई थी मैंने कि अगर थायरोक्सिन की कमी होती है बचपन में अगर कमी हो गई तो बीमारी होगी क्रेटिनिज्म। बालक एकदम बुद्धू टाइप का होगा, बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी, हाँ, कुपोषण का शिकार रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम, वो बच्चा सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। अगर अडल्ट में इसकी कमी होती है तो बीमारी होती है मिक्सीडीमा, ये भी आपको याद है। हाइपर सीक्रेशन अगर हो जाता है तो बीमारी होती है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल हैं जिनमें थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, अगर उन फॉलिकल में छोटी छोटी गांठ बनना शुरू हो जाती हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम में या कई बार गांठ बन जाती हैं थायराइड ग्लैंड में, तो वहां पे अगर थायराइड में वो नोड्यूल डेवलप हो गए, गांठ बनना शुरू हो गई, तो उस बीमारी को बोलते हैं प्लूमर डिजीज। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? प्लूमर डिजीज। और यहां पर एबनॉर्मल अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाए, हाइपर सीक्रेशन में अगर एबनॉर्मल हो जाए, तो यहां पर ग्रेव्स आपका हो गया। लेकिन अगर थायरोक्सिन ज्यादा बनता है तो आंख भी बाहर लटक आती हैं, ऐसे लगता है जैसे आंख की जो आई बॉल है वो बाहर लटक गई, और उसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक गॉइटर। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मिक गॉइटर। ये हाइपर सीक्रेशन से होता है, ऑप्थेल्मिक। और आयोडीन की कमी होती है तो केवल गॉइटर होता है। तो ये कंसेप्ट, इतनी सारी बीमारी, ये सब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हाइपर सीक्रेशन भी प्रॉब्लम है, हाइपो सीक्रेशन भी प्रॉब्लम है। ये तो कल की बात थी। अब एक हार्मोन और है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जिसे हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT हार्मोन। नाम याद करो, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, TCT हार्मोन। ये भी आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब इस नाम में थोड़ा सा आप देखिए, कैल्सिटोनिन, कहीं ना कहीं कैल्शियम से रिलेटेड ये हार्मोन है, कैल्शियम से रिलेटेड है, थायराइड से निकलता है, इसलिए थायरोकैल्सिटोनिन लिखा है। TCT हार्मोन। इसी के जैसा एक हार्मोन और आएगा, PTH हार्मोन। ये पैराथायराइड से निकलेगा, पैराथायराइड हार्मोन। इसकी बात थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले थायरोकैल्सिटोनिन की बात करेंगे। ऐसे लगता है PTH TCT, ये कंफ्यूज होता है। अब TCT याद रखना है, इसमें 3 हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन हो गए, T3 T4, और TCT हार्मोन आपको याद रखना है। ये भी कैल्शियम से रिलेटेड है। अब देखते हैं क्या करता है TCT। सबसे पहले तो जानिए कि क्या हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है? कैल्शियम हमने जब किडनी फंक्शन पढ़ा था,
किडनी में रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, बार बार कैल्शियम का बात आ रही थी। जब हमने ब्लड में क्लॉटिंग पढ़ा था तो बताया था कैल्शियम आयन अगर होता है तो वहां पर आसानी से फाइब्रिन प्रोटीन बन जाती है, कैस्केड प्रोसेस शुरू हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। मतलब हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है और हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन को, हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को ये कंट्रोल करता है। ऑस्मोलैरिटी, अगर ज्यादा ये आयंस ब्लड में, फ्लूइड में मौजूद रहेंगे तो हमारा फ्लूइड मोर कंसंट्रेट रहेगा, अगर कम रहेंगे तो लेस कंसंट्रेट रहेगा। तो कैल्शियम लेवल बढ़ना और घटना ये हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को चेंज करता है। तो कुल मिला के इतना तो समझ में आया कि हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है। इसके अलावा कैल्शियम और कहां होता है? इसके अलावा हमारा कैल्शियम होता है बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर, यहां पर भी कैल्शियम होता है। कैल्शियम और फास्फोरस से तो बनती हैं बोन्स आपके। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि बॉडी में कैल्शियम होता है, वो आपके बोन्स के अंदर भी होता है, आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है, आपके ब्लड के अंदर होता है। अब कहाँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, इसको कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स की मदद से। और हमारा थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, एक ये आपका पैराथायरॉयड से निकलेगा, और एक आपका जो टीसीटी है, ये दो हार्मोन है। टीसीटी ये थायराइड से निकलता है, और जो पीटीएच है ये आपका पैराथायरॉयड से निकलता है। ये दोनों हार्मोन मिलकर कहाँ कितना कैल्शियम होना चाहिए उसको कंट्रोल करते हैं। दोनों हार्मोन का काम है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? थायराइड पढ़ रहे हैं। थायराइड में क्या पढ़ रहे हैं? टीसीटी पढ़ रहे हैं। तो पहले टीसीटी का फंक्शन जानो। टीसीटी क्या करता है? बॉडी में कैल्शियम कितना होगा, कहां पे कितना होगा, ये कंट्रोल किया जाता है हमारे दो हार्मोन की मदद से। एक है टीसीटी हार्मोन, एक है पीटीएच हार्मोन। टीसीटी निकलता है थायराइड से, पीटीएच निकलता है पैराथायरॉयड से। अब जो ये टीसीटी है, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं थोड़ा, पीटीएच और टीसीटी। ये जो टीसीटी है, ध्यान देना, थायराइड वाला, थायराइड के बाकी के हार्मोन कैसे थे? मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करने वाले थे। लेकिन जो टीसीटी हार्मोन है ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। और जो पीटीएच है ये हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो बोल दिया ये क्या है। देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम, कम करता है कैल्शियम को, कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला हार्मोन है टीसीटी हार्मोन। और हाइपर का मतलब ज्यादा करने वाला, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला हार्मोन ये होता है पीटीएच हार्मोन। ये कम और ज्यादा कहां हो रहा है? हम जब कभी भी रेफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर होगा ब्लड। एक्चुअली हम ब्लड में चेक करेंगे कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाने वाला हार्मोन कौन सा है, आंसर आएगा टीसीटी। और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन है, आंसर आएगा पीटीएच हार्मोन। ध्यान देना, हम बॉडी फ्लूइड नहीं ले रहे, हम ब्लड ले रहे हैं। ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारे बॉडी में, उस ब्लड में अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो पीटीएच बढ़ाएगा, अगर ज्यादा बढ़ गया तो उसको कम कौन करवाएगा, उसको टीसीटी करवाएगा। और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं दोनों हार्मोन। एक थायराइड से निकलता है, एक पैराथायरॉयड से निकलता है। क्लियर, याद रहेगा? दोनों एक दूसरे के चेक करते रहते हैं। अगर इसने मान लीजिए ब्लड में कैल्शियम बढ़ा दिया तो ये फिर आना शुरू हो जाएगा, ये उसको घटा देगा। अगर इसने ज्यादा घटा दिया तो ये आना शुरू हो जाएगा, ये फिर से बढ़ा देगा।
तो ओवरऑल इन दोनों का सीक्रेशन कुछ इस तरह का होता है कि हमारे ब्लड में ना तो कैल्शियम कभी ज्यादा हो पाता है और ना कैल्शियम कभी कम हो पाता है। एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन कैल्शियम की हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है और हमारा ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैंने बताया अगर ये ज्यादा घुल जाएंगे ब्लड में तो ब्लड आपका कंसंट्रेट हो जाएगा, अगर ये कम रह गए तो ब्लड आपका डाइल्यूट हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो हमारे लिए बड़ी खतरनाक होगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हार्मोन्स होते हैं, एक निकलता है थायराइड से, एक निकलता है पैराथायराइड से। हम बात कर रहे टीसीटी हार्मोन, मैंने बोला ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है ब्लड में। इसका मतलब ये क्या क्या काम करेगा ब्लड में? अगर कैल्शियम कम करना है, मान लीजिए ज्यादा घूम रहा है, तो टीसीटी हार्मोन आया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा है, उस फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा है। नंबर 1 तो यहां काम करेगा। नंबर 2, ये किडनी के डिस्टल पार्ट, जो मैंने बोला था आपको डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वहां पर क्या होता है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने आपको ये बार बार हाईलाइट करके बताया, वहां कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। वहां पिट्यूटरी ग्लैंड का वैसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन, वो तो कर ही रहा है कंट्रोल, वो पानी को कितना एब्जॉर्ब करना है उसको तो वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये टीसीटी भी किडनी के ऊपर काम करता है और ये यहां कंफर्म करता है कि कैल्शियम अगर ज्यादा है ब्लड में तो उस कैल्शियम का सीक्रेशन करवा देगा यूरिन के साथ, एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर करने की कोशिश करेगा। मतलब सीक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द किडनी, ज्यादा सीक्रेशन करवाएगा तो ब्लड में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देगा ताकि ज्यादा ना आ जाए कैल्शियम, ठीक है। और अगर ब्लड में फिर भी कैल्शियम है तो उस कैल्शियम को हमारी बॉडी को मैसेज देगा, हमारी हड्डियों को मैसेज देगा कि ब्लड में से कैल्शियम को ले लो और अपनी हड्डी से चिपका लो। ये हड्डी थी, अब इस हड्डी से ये कैल्शियम चिपकना शुरू हो गया, मतलब हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड में से अगर कैल्शियम घटेगा, या तो बॉडी से बाहर फेंको, नहीं तो बॉडी में उसको स्टोर कर लो हड्डियों में। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये हार्मोन होना चाहिए, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, खूब सारा कैल्शियम चिपक जाएगा इनके ऊपर और आपकी हड्डी मजबूत होना शुरू हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करना। अगर ब्लड में से कैल्शियम कम करना है तो या तो इसको किडनी से बाहर करो या इसको ब्लड में से निकालकर हड्डियों से चिपका दो, तभी तो कम होगा यहां पे। तो ये काम करता है, मतलब ब्लड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है हमारी बॉडी को ताकि उसे बोन्स के साथ जोड़ा जा सके। नंबर 2, किडनी से सीक्रेशन करवाता है क्योंकि कैल्शियम ज्यादा हो रहा है। नंबर 3, फूड में से कैल्शियम कम एब्जॉर्ब करने देगा क्योंकि ज्यादा ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जितना जरूरत है उतनी करेगी, बात ज्यादा नहीं करेगी। तो ये काम है टीसीटी का। अब मान लीजिए ब्लड ये आपका ब्लड जा रहा है, इसमें कैल्शियम का लेवल कम है, बहुत कम है, कैल्शियम लेवल कम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोबारा से बताता हूं। मान लीजिए ये आपका ब्लड जा रहा है, अब इसमें कैल्शियम कम हो गया। अब हमको चाहिए कोई ऐसा हार्मोन जो इसमें कैल्शियम को बढ़ाए ब्लड में, तो कहां कहां से आएगा? नंबर 1, फूड में से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि ब्लड में आए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब पीटीएच हार्मोन की बात कर रहा हूं। वो हाइपर कैल्सिमिक है, वो ब्लड में बढ़ाने वाला हार्मोन है। कैसे बढ़ा सकता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो ताकि ब्लड में आए। नंबर 2, किडनी को बोलेगा कि आप कैल्शियम को बाहर निकालना बंद करो, मतलब रीएब्जॉर्प्शन करो, रीएब्जॉर्प्शन करना है
कैल्शियम को बाहर नहीं जाने देना, तो किडनी से जो कैल्शियम निकल रहा था उसको रीएब्जॉर्ब बढ़ा दिया, फिर से ब्लड में आ गया वो। दो चीज समझ में आ गई। तीसरा, फिर भी अभी कैल्शियम का कम है तो क्या होगा, हड्डियों के पास कैल्शियम बहुत है, हड्डियों को गला गला कर हड्डियों का कैल्शियम ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। कौन? पीटीएच करवाता है ऐसा। अगर पीटीएच का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सेस हो जाए, अगर बहुत हाइपर सीक्रेशन हो जाए, हाइपर सीक्रेशन हो जाए, ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब ये ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम बढ़ाएगा, मतलब हड्डियों को गला गला कर कैल्शियम को ब्लड में ले आएगा और हड्डी आपकी कमजोर हो जाएगी, छोटे छोटे छेद बन जाएंगे हड्डी में, छोटे छोटे छेद से बन जाएंगे, और इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पीटीएच ने हड्डियों का कैल्शियम निकाल के ब्लड में बढ़ा दिया। ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है ना, यहां बढ़ाएगा एनी हाउ, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो जाएगी। कब? जब ये हाइपर सीक्रेशन करेगा तब। नॉर्मल सीक्रेशन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हड्डी पे अगर ज्यादा कैल्शियम भी जुड़ना शुरू हो जाएगा तो हड्डी आपकी, उनके जॉइंट काम नहीं करेंगे, हड्डियां अकड़ जाएंगी और उनके जॉइंट प्रॉब्लम होगा। तो जितना कैल्शियम इन पे जमा होता है उतना ये जो फालतू का चिपक रहा है, ये इसका टूट के वापस ब्लड में जाना भी जरूरी है। ध्यान देना, हड्डियों पे नया नया कैल्शियम जमना है और पुराना कैल्शियम छूट के वापस जाना भी है, ये काम होते रहना चाहिए। फिर भी अगर हड्डी मजबूत बनानी है तो हम चाहते हैं कि हमारा टीसीटी ज्यादा काम करे, थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि वो ब्लड में से भी कैल्शियम को निकाल के हड्डियों से चिपकाता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये हड्डियों को कमजोर करवाता है पीटीएच। आई थिंक आपको ये दोनों हार्मोन अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे कि आखिर ये है क्या। बस दिमाग में ये डालना है कि टीसीटी जो है, जो थायराइड से निकलता है, वो हाइपोकैल्सिमिक है, और जो पीटीएच हार्मोन है पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो निकलता है वो हाइपरकैल्सिमिक है। आई थिंक मैंने दोनों हार्मोन को एक साथ पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले थायराइड का मैंने टीसीटी कराया, ये आपका क्लियर हो गया। अब हमारा ग्लैंड नंबर जो भी है नेक्स्ट, पहले हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, फिर हमने पिट्यूटरी पढ़ा, फिर हमने पीनियल भी पढ़ा, फिर हमने थायराइड पढ़ा, और थायराइड में ही अभी हमने T3, T4 और पीटीएच हार्मोन, सॉरी टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोन, ये हार्मोन अभी कंप्लीट कर लिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब चलिए ये जो आपके थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के बाद ग्लैंड नंबर 5 हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है अभी हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। इस हार्मोन को, चूंकि ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, इस हार्मोन का फंक्शन स्टडी सबसे पहले कोलिप ने किया था, हमको इसका इंपॉर्टेंस बताया था, इसलिए इस हार्मोन को कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं, कोलिप्स हार्मोन। कोलिप हार्मोन, जब कोई साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे पूछा जाएगा, कोई भी ऑप्शन दे दिए, इन हार्मोन में से कोलिप का हार्मोन कौन सा है, आंसर आएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो पीटीएच है उसी को हम कोलिप हार्मोन बोलते हैं। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है। अगर ये ज्यादा सीक्रेट होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ना तो ये ज्यादा हो पाता है और ना आपका टीसीटी ज्यादा हो पाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में एक ऑप्टिमल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन हमेशा बना रहता है, ज्यादा भी नहीं होने देते, कम भी नहीं होने देते। कहां होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड? मैं आपको बताया था, ये आपका ट्रेकिया वाला पार्ट है,
ये अगर हम आगे से देखते तो ये आपको इस तरह से ये थायराइड ग्लैंड आपको दिखाई दी, लेकिन जब आपने इसको पीछे से देखा, डॉर्सल पीठ की साइड से देखा, तो ये लोब इधर है, ये लोब इधर है। इन्हीं लोब पर, इस लोब पर भी ऊपर नीचे दो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, और इस लोब पर भी ये दो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। टोटल 4 पीस में पाई जाती है, 2 पेयर में पाई जाती है। 1 पेयर ऑन ईच लोब, 1 पेयर ऑन ईच लोब ऑन द थायराइड ग्लैंड। पीछे की साइड में, डॉर्सल साइड में ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो केवल पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आपका ये पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने साथ में कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे ग्लैंड नंबर 6। ये हो गया ना। इसके बाद ग्लैंड नंबर 6, और 6 हमारी ग्लैंड रहेगी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड शुरू करते हैं। थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए आपकी बॉडी हो गई, ठीक है। अब आप इधर फेस की साइड से बात कर रहे हैं, मतलब आगे वेंट्रल साइड में बात कर रहे हैं, तो इधर आपके ये स्टर्नम एक बोन होती है, इधर से ये आपकी रिब्स निकलती हैं, पीठ आपके पीछे की साइड में है, ध्यान देना। हाँ, इधर आपका ये हार्ट है, और हार्ट से ये एओर्टा निकलता है, और इसी एओर्टा पर इस स्टर्नम के नीचे एक छोटी सी ये एक ग्लैंड है जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, जस्ट रिलेटेड टू हार्ट। जस्ट जो हार्ट से एओर्टा निकल रहा है, इस हार्ट के पास में ही एओर्टा से चिपकी हुई वेंट्रल साइड में स्टर्नम के नीचे ये थाइमस ग्लैंड होती है, और इससे जो हार्मोन निकलता है उसे हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, नाम याद रह गए तो सिंपल है, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे। थाइमस ग्लैंड का हार्मोन जो थाइमोसिन है, ये हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी, अभी कोरोना के समय इम्यूनिटी शब्द बहुत फेमस हो गया। हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता, कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन, तो इस इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है ये हार्मोन। एक्चुअली इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करेगा? इम्यूनिटी के लिए 2 चीज जिम्मेदार हैं, या तो फैगोसाइटिक सेल बढ़ाए, फैगोसाइटिक सेल, या फिर ऐसी सेल बढ़ा दे जो एंटीबॉडी बनाती हैं। तो ये कुल मिला के हमारे बॉडी में ऐसी सेल डेवलप करवाता है जो पैथोजेंस को या तो खा जाती हैं, या पैथोजेंस को एंटीबॉडी की मदद से न्यूट्रल कर दिया जाता है। ऐसा काम करवाता है ये थाइमोसिन हार्मोन। देखिए, हमारे बॉडी में जो भी ये फैगोसाइटिक सेल है, या एंटीबॉडी बनाने वाली टी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल है, ये सभी ब्लड सेल बनती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर बनती है। बोन मैरो कहाँ होती है? जो आपकी बॉडी में बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उन बड़ी बड़ी हड्डियों में अंदर जो एक कैविटी होती है, इस कैविटी में यहाँ पर कुछ सेल होती हैं। ये सेल हड्डियों के अंदर, ये बोन मैरो कहलाता है। ये सेल डिवीजन करके ब्लड बनाती हैं, जो ब्लड के साथ आपके बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। हड्डियों के अंदर ब्लड बनाने की फैक्ट्री है, उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। आरबीसी भी यही बनती है, डब्ल्यूबीसी भी यही बनती है, प्लेटलेट्स भी यही बनती है। जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं वहां से ज्यादा बनती हैं। छोटी हड्डियों में जनरली ये कैविटी कई बार नहीं भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हर हड्डी में बन रही है, ठीक है। तो बोन मैरो जब ब्लड बनाती है तो ये डब्ल्यूबीसी सेल भी बनाती है, डब्ल्यूबीसी सेल। और डब्ल्यूबीसी सेल यहां से तो सब एक जैसी बनी, लेकिन अब डब्ल्यूबीसी किस सेल में कन्वर्ट होना है ये कौन कंट्रोल करता है? इसको मैच्योर कौन करेगा? तो आप देखिए कि यहां से जितनी भी डब्ल्यूबीसी निकली, उनको नहीं पता कि वो डब्ल्यूबीसी को ग्रेनुलोसाइट बनना है कि एग्रेनुलोसाइट बनना है। ग्रेनुलोसाइट बनना है तो इओसिनोफिल होना है कि बेसोफिल होना है कि न्यूट्रोफिल होना है।
और अगर एग्रेनुलोसाइट बना है तो उनको लिम्फोसाइट बनना है कि मोनोसाइट बनना है। एक्चुअली यहाँ से तो सभी सेल निकल रही हैं। तो ये सेल जब यहाँ से निकलती हैं और जब इस थाइमस ग्लैंड में पहुंचती हैं, थाइमस ग्लैंड के हार्मोन जब उस ब्लड में मिक्स होते हैं तो वो थाइमस के हार्मोन उन सेल को डिफरेंशिएट करवाते हैं, उनको मॉडिफाइड करते हैं, उनको मैच्योर करते हैं। एक लिम्फोसाइट सेल मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स के द्वारा और वो कन्वर्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइप की डब्ल्यूबीसी में, ताकि वो एफिशिएंसी से डिफेंस का काम कर सके। So thymus gland hormone are responsible for the maturation of lymphocyte cell, and ultimately the lymphocyte cell are responsible for our immunity. So we can say that thymus gland is related with our immunity. Immunity को बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। ये थाइमस ग्लैंड बचपन में थोड़ी छोटी होती है, जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं इसकी साइज बढ़ती है, मतलब थाइमस ग्लैंड का ज्यादा सिक्रेशन होता है अडल्ट में, और जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं ये धीरे 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 डिजेनरेट होने लगती है और ओल्ड एज आते आते काम करना बंद कर देती है। तो आप देखेंगे कि बचपन में थोड़ा इम्यूनिटी कम होता है क्योंकि थाइमस ग्लैंड छोटी है। अडल्ट होने के बाद हमारी इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि हमारा थाइमस ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बना रहा है, और ओल्ड एज आते आते हमारा धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। हमारे ओल्ड जो लोग हैं वो थोड़ा जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थाइमस ग्लैंड का कमाल है। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो इम्यूनिटी को भी क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग टाइप से। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, फिर हम बात करेंगे वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक अलग से चैप्टर वहां पे दिया है क्लास 12 में इम्यूनिटी का। हम ज्यादा डिटेल इम्यूनिटी के बारे में क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हम केवल इतना पढ़ते हैं यहाँ पर कि थाइमस ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी। ठीक है, ज्यादा अभी कंफ्यूज मत होना आप, ये फालतू का प्रॉब्लम में भी मत फंसना सर। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, फिर भी आपके बुक में चूंकि नाम लिखे तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है एंटीबॉडी बनाकर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एंटीबॉडी कहां बनती है? ब्लड के अंदर। अगर ब्लड में कोई इस तरह का फंक्शन हो रहा है तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाएगी। लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं एक बॉडी में, जब किसी दूसरी बॉडी का कोई ऑर्गन जोड़ा जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो वहां हमारी बॉडी की सेल दूसरी सेल को रिजेक्ट करती हैं। इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल आप केवल बस इतने से काम चला लीजिए। हमारा क्लास 12 में पूरा ये चैप्टर आएगा तो वहां और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपका थाइमस ग्लैंड कंप्लीट होता है और केवल मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट सेल के लिए रिस्पांसिबल है थाइमोसिन हार्मोन। तो हमारी हो गई टोटल 6 एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड नंबर 7, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड नंबर 7 एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है। सबसे ज्यादा हमको समझना पड़ा पिट्यूटरी में, उसके बाद हमको थायराइड में, बाकी तो सब छोटी छोटी थी, पीनियल, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब छोटी छोटी हैं। हाइपोथैलेमस में भी कुछ ज्यादा नहीं था, एक स्टिमुलेटिंग था, एक इनहिबिटरी था, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा। ऐसे ही इसको भी टाइम देना पड़ेगा। ये थोड़ा एड्रिनल ग्लैंड बड़ी है, स्ट्रक्चर भी समझाना है, हार्मोन्स भी ज्यादा हैं और रिलेटेड बीमारियां भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम एड्रिनल ग्लैंड को कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आराम से समझेंगे, कुछ नए नाम आएंगे, सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार समझ में तो आए, पिक्चर तो समझ में आए, बाद में तो हम कहानी खुद लिख देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम बात करेंगे एड्रिनल